नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राम रघुवंशी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके पर। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, रीट की एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाली है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो हमारी पर्यावरण अध्ययन की सीरीज चल रही है, उसी सीरीज में आज उसका 5वां भाग है। यानी कि इस पर्यावरण अध्ययन की सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं टॉप 90 प्रश्नों के बारे में, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं। और ये जो हम प्रश्न पढ़ने वाले हैं वो लेवल फर्स्ट के लिए हैं। जैसे कि आप लोग सामने दे रखें कुछ प्रश्न। हरी शांति या ग्रीन पीस क्या है? चिपको आंदोलन क्यों शुरू किया गया था? उस व्यक्ति का नाम क्या है जिसने वन महोत्सव का शुभारंभ किया? ऐसे बहुत ही शानदार शानदार प्रश्नों की हमने चर्चा की है और उनकी व्याख्या भी की है आगे। ठीक, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं बेहतरीन और शानदार मोटिवेशनल थॉट के साथ। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लोगों का काम होता है हमेशा आगे बढ़ने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर लेकर आना। तो इसलिए लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है, अपने सुकून को प्राप्त करने के लिए अपने गोल पर ध्यान देना है बच्चों। ठीक है, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं बहुत ही शानदार और अच्छे प्रश्नों के साथ। भारत का वह प्रदेश जहां सबसे अधिक वन पाए जाते हैं, तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर सबसे अधिक वन पाए जाते हैं? तो भारत का ऐसा राज्य बच्चों याद रखिएगा, वो राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। तो भारत के में सबसे ज्यादा वन जहां पर पाया जाता है वह राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। जिसे मध्य प्रदेश की यदि अपन बात करें तो इसे वनों का राज्य कहा जाता है। वनों का राज्य। वनों का राज्य कहने के साथ साथ यदि देखा जाए तो भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि वन है, भारत में यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा यदि वन है बच्चों, तो वो कहां पर है? तो क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा वन यदि है तो वो भारत में ही है। भारत में कहां पर? मध्य प्रदेश में। वहीं यदि देखा जाए वनों के मामले में एक और चीज कि वनों के अंतर्गत यहां पर टाइगर की संख्या भी ज्यादा है, इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि टाइगर स्टेट किसे कहते हैं, तो मध्य प्रदेश को कहते हैं। वहीं मध्य प्रदेश राज्य जो है यहाँ पर सोयाबीन का उत्पादन ज्यादा होता है, इसलिए इसको सोया स्टेट भी कहते हैं। तो ये सारी बातें जुड़ी हुई है मध्य प्रदेश राज्य से, जो कि आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं? यहां पर अजैविक और जैविक के बारे में बता दूं मैं आपको। तो अजैविक घटक वो घटक होते हैं जिनमें जीव नहीं पाया जाता है। जिनमें क्या नहीं पाया जाता? जीव नहीं पाया जाता, उन्हें अजैविक घटक कहते हैं। और कहीं ना कहीं जिनमें जीव पाया जाता है बच्चों, उनको बोलते हैं जैविक घटक। उन्हें कोई क्या बोलते हैं? जैविक घटक। तो जैविक घटक के अंतर्गत जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे पादप आ जाता है। ठीक, वहीं यदि जंतु की बात करें तो ये भी जैविक घटक के अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन जैसे वायु है, ताप है, ठीक, दाब है, ये चीजें यदि देखा जाए तो किसके अंतर्गत आती है? ये अजैविक घटक के अंतर्गत आती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न है। जैसे कि क्या क्या दे रखे हैं आपके सामने? तो एक है सल्फर डाइऑक्साइड दे रखा है, ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड दे रखा है और एक कार्बन डाइऑक्साइड। यदि अपन इनकी बात करें आदि से कौन सा प्रदूषण होता है, तो इनकी वजह से जो प्रदूषण होता है बच्चों याद रखिएगा, इनकी वजह से जो प्रदूषण होता है वो कौन सा प्रदूषण होता है? वायु प्रदूषण होता है, जो कि आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस प्रदूषण को नापने के लिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षण किया जाता है? बहुत ही शानदार, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षण किया जाता है किसके लिए? तो बच्चों ये है किसके लिए? जल प्रदूषण। अब जल प्रदूषण होता किससे है? तो जैसे कि कहीं पर भी आप लोगों ने देखा है अपने घरों के बाहर ऐसा छोटा मोटा तालाब या गहरा गड्ढा होता है जिसमें जल भरा रहता है काफी समय तक, तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं क्या होता है? जल प्रदूषण होता है। या जल के में फैक्ट्री या कंपनियों के द्वारा नदियों तालाबों में जो जल छोड़ा जाता है उससे भी जल प्रदूषण होता है। ठीक, पीएन क्या है? तो पीएन एक तरीके से क्या है बच्चों? वायु प्रदूषण है। यह आप लोगों को याद रखना है कि पीएन क्या है? तो पीएन वायु प्रदूषण है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र किस स्थान पर है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र किस स्थान पर है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र बच्चों कहां पर है? नागपुर, महाराष्ट्र में। वहीं यदि अपन बात करें, एक बहुत ही अच्छी बात आती है नागपुर से कि विश्व में पहली बार हिंदी का जो सम्मेलन किया गया था, हिंदी का सम्मेलन विश्व में पहली बार, तो ये कहां पर किया गया था? विश्व में हिंदी का सम्मेलन पहली बार बच्चों ये नागपुर में किया गया था। और नागपुर में कब किया गया था? तो 1975 में ही किया गया था ये, और इसीलिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की किरणों से वायुमंडल में ओजोन परत द्वारा हमारी रक्षा की जाती है? तो वायुमंडल की बात आई है, तो वायुमंडल क्या है? तो वायुमंडल आप लोगों को पता है गैसों का मिश्रण। क्या है बच्चों? गैसों का मिश्रण है। और गैसों के मिश्रण की यदि अपन बात करें तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा मात्रा में 78% जो गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन पाई जाती है। तो ओजोन परत के द्वारा
हमारी रक्षा किसके द्वारा की जाती है तो बच्चों पराबैंगनी किरणों से। तो पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है कौन, ओजोन परत। और ओजोन परत की यदि अपन बात करें तो वायुमंडल के कौन से भाग में पाई जाती है तो वायुमंडल के समताप मंडल, कौन से मंडल में, ये समताप मंडल में पाई जाती है। अगला है वह गैस कौन सी है जो सबसे ज्यादा वायुमंडल में उपस्थित है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है पहले नंबर पर कौन सी है, नाइट्रोजन, जो कि कितने प्रतिशत है 78। दूसरे नंबर पर कौन सी है बच्चों, ऑक्सीजन, जो कि लगभग 20 से 21% के लगभग है। वहीं यदि तीसरे नंबर पर देखा जाए तो कौन सी है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड। वह कारण कौन सा है जिससे आकाश हमें नीला दिखाई पड़ता है। आकाश जो नीला दिखाई देता है वो किसके कारण दिखाई देता है बच्चों, तो आकाश जो नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण, ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है बच्चों कितनी तारीख को मनाया जाता है, ये 5 जून को मनाया जाता है। ठीक। अगला प्रश्न है, धरती का तापमान ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण घटता है या बढ़ता है। जैसे ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव का मतलब वायुमंडल में बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाना या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन का बढ़ जाना। तो इनकी वजह से क्या है, पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है, इसीलिए धरती का तापमान भी क्या हो जाता है, बढ़ता है। ठीक। कौन से वृक्ष को पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि पर्यावरण का दुश्मन किस वृक्ष को कहा जाता है। तो बच्चों याद रखिएगा, पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है सफेदा को। ठीक। ऐसे ही एक और पेड़ आप लोगों को पता होगा, लिप्टिस। यह लिप्टिस भी इसी प्रकार का एक वृक्ष है जो कि कहीं ना कहीं अपने आसपास के जो वृक्ष होते हैं उन वृक्षों के में जो पानी होता है उसको भी खत्म कर देता है। कौन सा वृक्ष, ये लिप्टिस का वृक्ष। अगला है, राष्ट्रीय वन नीति के नियमानुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होने चाहिए। तो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार यदि देखा जाए तो कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना चाहिए, तो प्यारे बच्चों ये 33% भूभाग पर वन होना चाहिए। कितने प्रतिशत भूभाग पर, 33%। हरी शांति या ग्रीन पीस क्या है, तो हरी शांति या ग्रीन पीस की यदि अपन बात करें बच्चों तो ये क्या है, एक पर्यावरण योजना है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन क्यों शुरू किया गया था। तो चिपको आंदोलन जो शुरू किया गया था ये किस लिए किया गया था, तो ये वनों की सुरक्षा के लिए किया गया था। आप लोगों को पता है जब भारत के अंतर्गत जब वनों की कटाई हुई थी, ठीक, तो कहीं ना कहीं भारत के कुछ लोगों के द्वारा जो है वो आंदोलन शुरू किया गया था। वो आंदोलन कौन सा था, चिपको आंदोलन। पर्यावरण विभाग की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई थी, तो पर्यावरण विभाग की जो स्थापना की गई थी बच्चों वो याद रखें 1980 में की गई थी। अगला प्रश्न है, यूएनएपी या यूएनईपी भी बोलते हैं इसको, यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का जो मुख्यालय है वो कहां पर है, तो नैरोबी में है। और नैरोबी कहां पर पड़ता है बच्चा, ये ध्यान रखना, केन्या। कहां पर पड़ता है, ये केन्या में पड़ता है। वह कौन सी गैस है जो फोटोकॉपी वाली मशीन में उत्पन्न होती है। बहुत ही शानदार प्रश्न है कि वह कौन सी गैस है जो फोटोकॉपी वाली मशीन में प्रयुक्त होती है। तो ऐसे प्रश्न का उत्तर आ जाएगा बच्चों क्या, ओजोन गैस। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है इसका, क्या है इसके अंदर उत्पन्न होने वाली गैस, तो ओजोन गैस। उस पशु का नाम क्या है जिसे विश्व वन्यजीव द्वारा प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। ये उसे की जगह उसे ही है ना। उस पशु का नाम क्या है जिसे विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। तो उस पशु का नाम ध्यान रखना क्या है, पांडा। तो उस पशु का नाम क्या है जिसे विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में अपनाया गया है बच्चों, तो उसका नाम है पांडा। ठीक। अगला प्रश्न है, उस राज्य का नाम क्या है जिसे टाइगर राज्य के नाम से जानते हैं। तो उस राज्य का नाम ध्यान रखना, उस राज्य का नाम क्या है, मध्य प्रदेश, जिसे क्या बोलते हैं, टाइगर स्टेट, क्योंकि यहां पर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या पाए जाते हैं, टाइगर पाए जाते हैं, इसलिए टाइगर स्टेट कहा जाता है। और वहीं बहुत अच्छा प्रश्न आता है आपके सामने क्या, कि टाइगर प्रोजेक्ट की जो शुरुआत की गई थी ये कब की गई थी बच्चों, ध्यान रखना 1972 से की गई थी। और कब की गई थी, तो टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत जो की गई थी 1972 में, कौन से राष्ट्रीय उद्यान से, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से की गई थी। अब ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। उस व्यक्ति का नाम क्या है जिसने वन महोत्सव का शुभारंभ किया। बहुत ही अच्छा और खूबसूरत सा प्रश्न है। तो उन व्यक्ति का नाम है, याद रखना, के.एम. मुंशी। उस स्थान का नाम क्या है जहां विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष स्थित है। तो विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष स्थित है, उस स्थान का नाम है, ध्यान रखना, स्विट्जरलैंड। और ये किस महाद्वीप का देश है, तो ये यूरोप महाद्वीप का देश है बच्चों। कौन से महाद्वीप का देश है, ये यूरोप। उस फल का नाम क्या है जो सबसे पहले प्राचीन काल में उगाया गया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो उस फल का नाम जो सबसे पहले प्राचीन काल में उगाया गया था, तो उस फल का नाम याद रखिएगा, खजूर है। क्या है, खजूर। अगला प्रश्न है, सफोकेशन क्या है। सफोकेशन क्या है बच्चों, तो ध्यान रखना, ऑक्सीजन की कमी के कारण जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव जो पड़ता है उसे क्या बोलते हैं, सफोकेशन।
किसकी कमी से? ये ऑक्सीजन की यदि कमी होती है तो कहीं ना कहीं सफोकेशन होता है, तो उसे ही कहा जाता है क्या? सफोकेशन। उस गैस का नाम क्या है जो जलवायु परिवर्तन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो जलवायु के परिवर्तन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यदि गैस है तो बच्चों वो कौन सी गैस है? ग्रीन हाउस गैस। कौन सी गैस है? ग्रीन हाउस गैस, जो कि जलवायु परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला प्रश्न है, वह गैस कौन सी है जो सबसे ज्यादा ओजोन गैस को क्षरित करती है, यानी कि जो ओजोन परत है उस ओजोन परत को नष्ट करने का जो काम करती है वो गैस कौन सी है? तो प्यारे बच्चों उसका नाम है क्लोरोफॉर्म कार्बन सीएफसी, यानी कि उसे सीएफसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। किन किन गैसों द्वारा मिलकर क्लोरोफ्लोरोकार्बन का निर्माण होता है? ऐसी कौन कौन सी गैस है जिनसे मिलकर क्लोरोफ्लोरोकार्बन का निर्माण होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगी, क्लोरीन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन और कार्बन के परमाणु से मिलकर बनता है। ठीक, यानी कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो किन किन चीजों के मिलने से बनता है बच्चों? तो क्लोरीन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन और कार्बन के परमाणुओं से मिलकर बनता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, क्या? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण भविष्य में प्रत्यक्ष परिणाम क्या होगा? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण क्या होगा कि ग्रीन हाउस प्रभाव में क्या है कि पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है, जिससे क्या परिणाम होगा? तो उससे होगा ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। क्या पिघलने लगेंगे बच्चों? ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में किस व्यक्ति को वनों का आदमी कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि वनों का आदमी किस व्यक्ति को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सुंदरलाल बहुगुणा को। किसको कहा जाता है? यानी कि वन मैन किसको कहा जाता है? तो सुंदरलाल बहुगुणा को। जैव विविधता सबसे अधिक किस स्थान पर पाई जाती है? तो जैव विविधता भारत में सर्वाधिक ज्यादातर जहां पर पाई जाती है वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्र में। सर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहां पर पाया जाता है? तो जो एक तरीके से ट्रॉपिकल एरिया जो होता है, जैसे जहां पर कर्क रेखा है, ठीक, या फिर जहां पर कौन सी मकर रेखा है, या फिर जो विषुवत रेखा है, तो उन क्षेत्रों पर ज्यादा मात्रा में पाया जाता है कौन सा भैया? जैव विविधता। जैव विविधता है क्या? तो जीवों में पाई जाने वाली विविधता। जीवों में पाई जाने वाली विविधता को बोलते हैं जैव विविधता। पाई जाने वाली विविधता को क्या बोला जाता है? जैव विविधता कहा जाता है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क किस जगह स्थित है? तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क भारत में कहां पर स्थित है? तो बच्चों याद रखिएगा, लखनऊ में है। किस दिन पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है कि पृथ्वी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो बच्चों याद रखिएगा, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। वहीं यदि आप लोगों को पता होना चाहिए 22 मार्च, ये 3 तारीखें हैं। 22 मार्च, तो 22 मार्च को जो दिवस मनाया जाता है वो जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को जो दिवस मनाया जाता है बच्चों याद रखिएगा वो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। कौन सी विविधता? जैव विविधता। भविष्य के ईंधन की संज्ञा किसे दी गई है? तो प्यारे बच्चों भविष्य के ईंधन की जो संज्ञा दी गई है वो कौन सी गैस को दी गई है? हाइड्रोजन गैस को दी गई है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है बताइए? तो पर्यावरण का जो रक्षा कवच है वो कहा जाता है ओजोन परत को, क्योंकि ओजोन परत आप लोगों ने अभी देखा ये सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं, इन पराबैंगनी किरणों को रोकने का काम जो करती है, पराबैंगनी किरणों को रोकने का काम जो करती है वो कौन सी परत करती है? ओजोन परत। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? नाम बताइए। तो रेड डाटा बुक जो है बच्चों वो विलुप्त प्राय जीवों से संबंधित है। और वही रेड डाटा बुक की यदि अपन बात करें इसको जारी कौन करता है? तो इसको जारी करने वाला संस्थान है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी कि जो ऐसे जीव जंतु या पेड़ पौधे जो लुप्त हो रहे हैं उनकी एक लिस्ट जारी करती है, उस लिस्ट को ही बोलते हैं रेड डाटा बुक। सबसे प्रदूषित नगर विश्व में कौन सा है? तो सबसे प्रदूषित नगर जो विश्व में है बच्चों ध्यान रखना वो कौन सी सिटी है? मैक्सिको सिटी है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। वह जगह कहां है जहां पर एनवायरमेंट एजुकेशन फॉर किड्स US स्थित है? तो वो जो स्थान है वो ध्यान रखना विस्कोसिन है। कौन सा है बच्चों? विस्कोसिन। CNG गैस का विस्तार रूप क्या है? तो CNG यहां पर ये लिखा जो है बच्चों ध्यान रखना LPG का लिखा है, ये LPG। तो LPG का होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो यहां पर CNG के बारे में बता दूं मैं, CNG का जो फुल फॉर्म होता है उसे बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या बोलते हैं बच्चों इसे? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये आप लोगों को याद रखना है, नेचुरल गैस। ठीक, बाकी यहां पर जो लिखा है LPG के बारे में लिखा। कितने डेसिबल से अधिक ध्वनि प्रदूषण माना जाता है? तो कितनी डेसिबल से अधिक जो ध्वनि है उसे प्रदूषण माना जाता है? तो ध्यान रखना बच्चों 65 डेसिबल। अब यहां पर यदि अपन बात करें ध्वनि की, यदि बात करें तो ध्वनि को मापने की, ध्वनि की तीव्रता को जो मापा जाता है वो हर्ट्ज से मापा जाता है। तो 20 हर्ट्ज से यदि कम ध्वनि होती है तो इसे मनुष्य नहीं सुन सकता क्योंकि इतनी कमजोर होती है, और यदि 20,000 से यदि ज्यादा होती है तो उससे भी मनुष्य के कान के पर्दे फट सकते हैं।
जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, नाम बताइए। तो जल प्रदूषण को नापने के लिए बच्चों किया जाता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ताजमहल के चरित यानी कि छरित है ये, ताजमहल के छरित होने वाले एवं पीले पड़ने का प्रमुख कारण क्या है। तो ताजमहल के छरित होने एवं पीले पड़ने का जो कारण है बच्चों याद रखिएगा अम्लीय वर्षा। कौन सी वर्षा है, अम्लीय वर्षा के कारण ऐसा होता है। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है। तो पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र भारत के किस राज्य में है, ये कर्नाटक, और कर्नाटक की राजधानी क्या है बच्चों, बेंगलुरु। अगला प्रश्न है भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र भारत के किस राज्य में स्थापित किया गया। तो भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र भारत के गुजरात के अहमदाबाद में स्थापित किया गया है। कहां पर किया गया है, गुजरात के अहमदाबाद। बाकी अहमदाबाद की यदि अपन बात करें तो ये कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, तो बच्चों याद रखिएगा साबरमती के किनारे बसा हुआ शहर है ये। किसके किनारे, साबरमती। विश्व वानिकी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। विश्व वानिकी दिवस जो मनाया जाता है बच्चों, ये मनाया जाता है 21 मार्च को। उस जगह का नाम बताइए जहां भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय स्थापित है। तो भारतीय वन सर्वेक्षण की यदि अपन बात करें, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वो कहां पर है बच्चों, देहरादून में। और इसी के द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष में एक फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी की जाती है, जो कि आप लोगों को याद रखना है। उस जगह का नाम बताइए जहां भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है। तो उस स्थान का नाम है भोपाल, जो कि भोपाल आप सभी को पता है कहां पर है, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की जो राजधानी है बच्चों वो क्या है, भोपाल है। और भोपाल को मध्य प्रदेश का क्या बोलते हैं, झीलों का शहर। तो झीलों का शहर किसको कहा जाता है बच्चों, तो झीलों का शहर मध्य प्रदेश में कहा जाता है भोपाल को। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है भारत का स्थान कौन सा है विश्व में पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से। तो पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भारत का जो स्थान है बच्चों वो कौन सा स्थान है, 101वां स्थान है। ठीक, अब ये पर्यावरण का संरक्षण या फिर हम यूं बोलें कि जैव विविधता का संरक्षण, जैव विविधता। तो जैव विविधता का जो संरक्षण है वो कितने तरीके से किया जाता है बच्चों, 2 तरीके से, एक तो इन सिटू, ठीक, और होता है एक्स सिटू। सर इन सिटू का मतलब होता है स्वस्थाने, स्वस्थाने, और वहीं एक्स सिटू का मतलब होता है बाह्य स्थाने। तो इन 2 तरीके से ही पर्यावरण का संरक्षण किया जा सकता है। अब इन सिटू के अंतर्गत आ जाता है जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान, ठीक, वन्य जीव अभ्यारण्य। वहीं एक्स सिटू के अंतर्गत आ जाता है जैसे जीन बैंक, बीज बैंक, ये इनके अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है भारत के समस्त भूभाग का कितना भाग पर्यावरण की समस्या के कारण बंजर पड़ा हुआ है। तो कुल भूमि का लगभग 1/3 भाग जो है भैया वो क्या पड़ा हुआ है, बंजर पड़ा हुआ है, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। प्राकृतिक संसाधनों को अलग अलग कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो प्राकृतिक संसाधनों को कई प्रकार से बांटा जा सकता है, जैसे भूमि संसाधन, वन संसाधन, जल संसाधन, ऊर्जा संसाधन, खनिज संसाधन, खाद्य संसाधन आदि वर्गों में बांटा जा सकता है। यानी कि हमें ये सारे के सारे जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये भूमि संसाधन, वन संसाधन, जल संसाधन, ये हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। अगला है पृथ्वी सम्मेलन सबसे पहले किस स्थान पर हुआ था। तो पृथ्वी सम्मेलन की यदि अपन बात करें, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन 3 से 4 जून, ठीक, 3 से 4 जून और कहीं ना कहीं 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ठीक, कहां पर हुआ था भैया, ये रियो डी जेनेरियो में हुआ था, जो कि आप लोगों को याद रखना है। पर्यावरण संरक्षण की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी। पर्यावरण संरक्षण की शुरुआत होती है बच्चों 1948 से। ठीक, उस जगह का नाम क्या है जहां अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण सूचना केंद्र स्थापित है। तो उस जगह का नाम है बच्चों न्यूयॉर्क। क्या है, न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न है इको क्लब क्या है और इसका उद्देश्य विस्तार पूर्वक बताइए। तो इको क्लब बहुत ही शानदार प्रश्न है। इको क्लब भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रकार की योजना है जिसमें विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को पर्यावरण संरक्षण के अनुकूल आदतें डालने के लिए इको क्लब की शुरुआत की गई है, जिसमें विभिन्न तौर तरीकों से छात्र छात्राओं के पर्यावरण के प्रति जागरूकता पहुंचाई जाती है। बहुत ही शानदार प्रश्न आ सकता है कि इको क्लब का संबंध किससे है। तो इको क्लब का संबंध जो है स्कूल में पढ़ रहे विद्यार्थियों से है और उनके अंदर पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न प्राकृतिक संसाधन क्या है। तो प्राकृतिक संसाधन का मतलब क्या है, ऐसे संसाधन जो हमें सीधे तरीके से किससे प्राप्त होते हैं बच्चा, प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं या प्रकृति के द्वारा दिए जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, ऐसे कौन कौन से देश हैं जो क्योटो प्रोटोकॉल को नहीं मानते हैं। अब ये जो क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो कहां पर है तो ध्यान रखना जापान के अंतर्गत पाया जाने वाला एक शहर है, कौन सा, क्योटो। ठीक है, तो क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था उसके अंतर्गत जो शामिल नहीं है वो है ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। पृथ्वी के 4 परिमंडलों का नाम क्या है। तो पृथ्वी के 4 परिमंडल, एक तो स्थल मंडल जिसमें केवल थल ही थल वाला भाग है,
जलमंडल जिसमें जल पाया जाता है, वायुमंडल जिसमें कि गैसें पाई जाती है, और इन तीनों को मिलाकर जो बनता है बच्चों वो क्या मिलता है, जैवमंडल। तो पृथ्वी के लगभग 71% भूभाग पर क्या है, जल, बाकी 29% भूभाग पर क्या है, स्थल वाला भाग है बच्चों। अगला प्रश्न है, उस व्यक्ति का नाम क्या है जिसे ग्रीन जज के नाम से भी जाना जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्रीन जज के नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति का नाम है जस्टिस कुलदीप सिंह। क्या नाम है इनका, जस्टिस कुलदीप सिंह है, याद रखिएगा। निम्न में से किसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है। तो उद्यान कृषि का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है बच्चों उसे बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। जैसे कुछ मैं यहाँ पे 2-3 आपको विज्ञान की शाखा बता दूं, जैसे वर्मी कल्चर। तो वर्मी कल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है बच्चों, तो वर्मी कल्चर के अंतर्गत केचुए का अध्ययन किया जाता है, केचुआ। ठीक, वहीं एक आ जाता है जैसे सीरीकल्चर। तो सीरीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो सीरीकल्चर के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है रेशम कीट पालन का, रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। वहीं यदि देखा जाए तो एपीकल्चर, तो एपीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है बच्चों, तो एपीकल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है, मधुमक्खी। ठीक, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। विश्व पर्यावरण सम्मेलन सर्वप्रथम कहां पर हुआ, तो विश्व में पहली बार जो पर्यावरण सम्मेलन हुआ था ये कहां पर हुआ था बच्चों, स्वीडन में हुआ था। ठीक, और स्वीडन की जो राजधानी है वो क्या है, स्टॉकहोम है, जो कि आप लोगों को याद रखना है, स्टॉकहोम। ठीक, अब ये पूछा जा सकता है कब हुआ था ये, तो ध्यान रखना विश्व में पहली बार जो सम्मेलन हुआ था ये 1972 में हुआ था। कब हुआ था, 1972 में। अगला प्रश्न है, वह व्यक्ति कौन है जिन्होंने विद्यालय और अन्य शिक्षण संस्थानों में पर्यावरण शिक्षा का अनिवार्य रूप से प्रावधान किया, यानी कि विद्यालय में पर्यावरण के बारे में लोगों को जागरूक करना। ऐसे व्यक्ति कौन थे, तो ऐसे व्यक्ति का नाम है श्री MC मेहता। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन से स्थान पर पर्यावरण अध्ययन केंद्र स्थित है, तो भारत में पर्यावरण अध्ययन केंद्र जो स्थित है बच्चों वो कहां पर स्थित है, ये चेन्नई में। किस प्रकार की भारतीय जलवायु है, यानी कि जो भारत की जलवायु है वो कैसी है, तो भारत की जो जलवायु है बच्चों वो याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय जलवायु है। पृथ्वी के तापमान को कौन अनुकूलित रखता है, तो जो पृथ्वी का जो तापमान है इसको ना तो बढ़ने देता है ना घटने देता है, एक एवरेज बनाकर रखता है। तो उसमें सहायक गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। अगला प्रश्न है, उस जगह का नाम क्या है जहां केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्थान स्थित है। केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्थान स्थापित है, तो इस स्थान का नाम है बच्चों नागपुर। और नागपुर कहां पर पड़ता है, ये महाराष्ट्र। और कहीं ना कहीं किसके लिए फेमस है, ये संतरे के लिए फेमस है ये। ठीक है, सबसे ज्यादा लवणता किस झील में पाई जाती है, उसका नाम क्या है, तो सबसे ज्यादा लवणता जो पाई जाती है यानी खारापन, लवणता का मतलब क्या है, खारापन सबसे ज्यादा पाई जाती है बच्चों, ध्यान रखना वान झील में, जो कि कहां पर स्थित है, तुर्की में स्थित है। ठीक है, बेसाल्ट और ग्रेनाइट क्या है, तो बेसाल्ट और ग्रेनाइट बच्चों ये कौन सी चट्टाने हैं, आग्नेय चट्टाने हैं। अब ये बेसाल्ट जो है एक तरीके से या आग्नेय चट्टान का जो निर्माण होता है ये किससे होता है, ये ज्वालामुखी विस्फोट से, ज्वालामुखी विस्फोट से होता है। ठीक है, अब ज्वालामुखी विस्फोट से कैसे, तो ज्वालामुखी से निकलता है लावा। अब लावा के जमने से ही बनती है बेसाल्ट और ग्रेनाइट चट्टान। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा कितनी प्रतिशत पाई जाती है, तो बच्चों ध्यान रखना 0 से 4% तक पाई जाती है जलवाष्प की मात्रा। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक वर्षा भारत के किस स्थान पर होती है, तो भारत में सबसे अधिक वर्षा जो होती है वो मेघालय के मासिनराम में होती है। और मासिनराम के अलावा एक और स्थान का नाम मिलता है बच्चों, याद रखिएगा चेरापूंजी। यदि मासिनराम ऑप्शन में नहीं आए तो चेरापूंजी। और ये भी कहां पर पड़ता है, तो ये भी पड़ता है मेघालय। और मेघालय का जो अर्थ होता है मेघों का घर, मेघों का घर, मेघ मतलब कि बादल। संगमरमर और स्लेट क्या है, तो संगमरमर और स्लेट बच्चों ध्यान रखना ये रूपांतरित चट्टाने हैं। रूपांतरित कैसी चट्टाने हैं, ये रूपांतरित। पानी का कितना प्रतिशत भाग पीने योग्य है, तो जो समुद्र में 71% भूभाग पर जो जल है उसके कितने प्रतिशत जल केवल पीने योग्य है, तो केवल 2.5% जल जो है बच्चों पीने योग्य है। जो कि किसमें पाया जाता है, जो कि झील के रूप में पाया जाता है, या फिर तालाब के रूप में, या फिर भूमि के अंदर जो पाया जाता है। इस प्रकार से लगभग केवल 2.5% जल पीने योग्य है। ओजोन परत के मापने की इकाई क्या कहलाती है, तो प्यारे बच्चों ओजोन परत को नापने की जो इकाई कहलाती है वो डॉप्सन कहलाती है। क्या है, डॉप्सन। और वहीं जल की गहराई को मापने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है इसी से संबंधित है फेदोमीटर। याद रखिएगा फेदोमीटर। क्या, जल की गहराई को मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है वो है फेदोमीटर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर फैले गैसीय आवरण को क्या कहा जाता है, तो पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले गैसीय आवरण को बच्चा जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है, वायुमंडल। तो इसी वायुमंडल के अंतर्गत जो सबसे नीचे की परत है वो है क्षोभ मंडल। ठीक, उसके ऊपर पाई जाने वाली जो परत है उसका नाम है समताप मंडल।
समताप मंडल। इसके ऊपर पाए जाने वाली परत का नाम है मध्य मंडल। इसके ऊपर पाई जाने वाली परत का नाम है आयन मंडल, और इसके ऊपर पाई जाने वाली परत का नाम है ताप मंडल, और सबसे ऊपर पाई जाने वाली परत का नाम है बहिर्मंडल, जो कि आप लोगों को याद रखना है बच्चों, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसिंग कौन कौन सी है, जो ग्रीन हाउस को प्रभावित करने वाली गैस है वो कौन कौन सी है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CH4 मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक। चलिए अगला है वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम बताइए। तो प्यारे बच्चों अभी मैंने बात की आपसे वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभमंडल। अब क्षोभमंडल के लिए एक आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता दूं मैं कि जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती है, मौसम संबंधी घटनाएं सब किस मंडल में होती है? तो मौसम संबंधी घटनाएं होती है बच्चों क्षोभमंडल में, ठीक। जैसे पाला गिरना, कोहरा गिरना, बादल का गरजना, बिजली चमकना, ये सारी घटनाएं क्षोभमंडल में होती है। समुद्री जल में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो समुद्री जल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है बच्चों सोडियम क्लोराइड, यानी कि NaCl सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है महासागरों की औसतन गहराई कितनी है? तो महासागरों की जो औसतन गहराई है बच्चों वो है 4000 मीटर। लगभग कितनी है? 4000 मीटर। उस व्यक्ति का नाम क्या है जिसने सबसे पहले भारत के मानसून का वर्णन किया था? तो उस व्यक्ति का नाम है अरब विद्वान, यानी कि अरब का है अलमसुदी। क्या नाम है उनका? अलमसुदी है, आप लोगों को याद रखना है। पछवा हवाओं को और किन नाम से जाना जाता है? तो जो पछवा पवने, यानी कि जैसे भारत है तो भारत के पश्चिम से जो हवाएं चलती है इन्हें पछवा पवने बोलते हैं, या इन्हीं पछवा पवनों को बोलते हैं बच्चों जेट स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? जेट स्ट्रीम। तो इन्हें बोलते हैं एक और गरजता चालीसा। क्या बोलते हैं? गरजता चालीसा। न्यूनतम वर्षा किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो न्यूनतम वर्षा पाई जाती है बच्चों ध्रुवीय क्षेत्र। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी का एक तो ये वाला क्षेत्र और एक ये वाला क्षेत्र जो है इसे बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, इसे दक्षिणी ध्रुव। तो इन क्षेत्रों में बारिश नहीं होती है क्योंकि ये पूरा बर्फीला इलाका होता है, ठीक है। जीवमंडल और वातावरण के मध्य सुनियोजित संबंध को क्या कहते हैं? तो जो जीवमंडल क्या है? तो अभी हम लोगों ने बात की है कि जहां पर जल थल वायु तीनों चीजें मिलती है तो उसे जीवमंडल बोलते हैं। और वातावरण के मध्य सुनियोजित संबंध को क्या कहते हैं? तो इन दोनों के संबंध को बोलते हैं बच्चों पारिस्थितिकी तंत्र। कछुआ हवाएं किस कारण चलती है? ये कछुआ नहीं, ये पछवा है ना, पछवा हवाएं किस कारण चलती है? तो ये चक्रवाती वर्षा के कारण होती है। किसके कारण होती है? ये चक्रवाती वर्षा के कारण। उस स्थान का नाम क्या है जहां ठंड के दिनों में बरसात होती है? तो ठंड के दिनों में बरसात जो होती है ध्यान रखना वो तमिलनाडु के तटों पर, मतलब ज्यादा वर्षा होती है। बाकी सामान्यतः भारत के उत्तर भारत में या मध्य भारत में जो बारिश होती है उसे मावठा कहते हैं, यानी कि शीत ऋतु के दौरान जहां पर बारिश होती है उसे क्या बोलते हैं? मावठा। भूमि के कितने प्रतिशत भूभाग पर जल विद्यमान है? तो भूमि के लगभग, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था आपको कि 71% भूभाग पर बच्चों क्या है? जल है। अगला प्रश्न है उस गैस का नाम क्या है जो ओजोन गैस की परत को धीरे धीरे नष्ट कर रही है? तो उस गैस का नाम हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले भी चर्चा की है और आप लोगों को क्लियर भी यहां पर बता दूं, CFC है। वायुमंडल की सबसे ऊपर वाली परत को क्या कहते हैं? नाम बताइए। तो वायुमंडल की सबसे ऊपर की परत जिसका नाम बहिर्मंडल है, या फिर इसी को हम बोलते हैं को नाम से बाह्य मंडल। वायुमंडल में उपस्थित अक्रिय गैस कौन सी है? अक्रिय गैस की यदि अपन बात करें तो अक्रिय गैस का नाम क्या है? आर्गन है, ठीक है। अब यहां पर एक बात बता दूं कि जब पृथ्वी के ऊपर क्या आता है भैया? भूकंप। तो भूकंप आते समय पृथ्वी के ऊपर जिस गैस की वृद्धि होती है ध्यान रखना वो गैस है कौन सी? रेडॉन। उस आदमी का नाम क्या है जिसने ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना की थी? तो उन व्यक्ति का नाम है जोसेफ फ्रारियर। क्या नाम है? जोसेफ फ्रारियर। अगला प्रश्न है वायुमंडल के दाब को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो वायुमंडल के दाब को नापा जाता है बच्चों बैरोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा मापा जाता है? बैरोमीटर। वह राज्य कौन सा है जहां सबसे पहले मानसून आता है? तो भारत में सबसे पहले जिस स्थान पर मानसून आता है वो राज्य कौन सा है? केरल राज्य है। जीवमंडल पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है? तो पूरे जीवमंडल पर यदि देखा जाए तो ऊर्जा का एकमात्र स्रोत यदि कोई सा है बच्चों तो वो क्या है? सूर्य। सूर्य को सौरमंडल का मुखिया कहते हैं, सौरमंडल का मुखिया। कि सौरमंडल का मुखिया किसको कहा जाता है? तो सौरमंडल का मुखिया बच्चों कहा जाता है सूर्य को। पर्यावरण अध्ययन को क्या कहते हैं? नाम बताइए। तो पर्यावरण अध्ययन को बच्चों कहते हैं इकोलॉजी। क्या कहते हैं? इकोलॉजी। फेरल का नियम किस से संबंधित है? तो फेरल का जो नियम है बच्चों वो हवाओं की दिशाओं से संबंधित है। तो प्यारे बच्चों अभी तक हमने टोटल 92 प्रश्न की चर्चा की है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को सभी को ये पूरे प्रश्न समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हैं और वीडियो यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।